सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, इस मुल्क में अगर कोई महफूज है तो हुक्मरान और उनके बच्चे, उनकी जान भी महफूज है, उनका माल भी महफूज है और उनकी इज्जत भी महफूज है। और आवाम, उनका क्या है? वो तो हैं कीड़े मकोड़े, ना उनका माल महफूज, ना उनकी इज्जत महफूज, ना उनकी जान महफूज। और औरतें और बच्चियाँ अगर वो जिंदा हैं तो ना गली में महफूज, ना सड़कों पर, ना मोटरवे में, ना अपने घरों में, हत्ता तक कि कब्र में उनकी लाश भी महफूज नहीं। ये कब्रों से निकाल के भी औरतों का रेप किया जाता है। ये वाक़यात कहीं और के नहीं हैं, ये इसी मुल्क में बसने वाले लोगों के साथ पेश आते हैं। और फिर बातें की जाती हैं कि नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली, कमेटी बना दी। लेकिन जनाब, कब तक एक आम इंसान का खून बहता रहेगा? एक आम आदमी जो कि जिसकी कोई इतनी हैसियत नहीं है, उसके बच्चों की, उसकी औरतों की इज्जतें सरेआम लुटती रहेंगी और उसके घर गिरते रहेंगे। तो ये हो रहा है हमारे मुल्क में। और पहले कल रात को एक वाक़या सामने आया मरवा के बाद, तो जो कि मोटरवे पे सफ़र कर रही थी उसकी इज्जत लूट ली गई उसके बच्चों के सामने। तो आज कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि कुछ करती ही नहीं है, उसकी एक और नाअहली सामने आ गई, क्योंकि एक और रिहायशी इमारत कोरंगी क्रॉसिंग अल्लाह वाला पे 4 मंजिला इमारत थी, ज़मीन बोस हो गई। इसमें ख़वातीन थी, बच्चे थे, जिनमें अब तक तकरीबन 7 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया है और एक लाश भी बच्चे की निकाली गई है। मज़ीद भी अफराद यहाँ पर दबे हुए हैं, उनकी इत्ला है। तकरीबन 15 से 20 ख़ानदान थे, 10 रिहायशी फ्लैट्स थे इस 4 मंजिला इमारत पे, जो कि यहाँ पर दबे हो सकते हैं। तो ये काम हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो कहती है कि ये गैर कानूनी थी। जनाब, गैर कानूनी तामीर कैसे हो गई? पूछने वाला नहीं है कोई। नक्शा पास नहीं हुआ था तो कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या कोई पकड़ेगा किसी को? 10 जून को एक वाकया होता है, किसी को कोई नहीं पकड़ता। इसी साल में 4 वाकयात बिल्डिंग गिरने के होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, क्या वो मरने के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे? क्या उनको पता था ये अपने पैसे से इतनी महंगा घर खरीदा है, तो क्या ये इसलिए ख़रीदा था? क्या हम जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ घर ख़रीदते हैं या फ्लैट ख़रीदते हैं, तो क्या हमें मालूम होता है कि ये इमारत गिर जाएगी? अगर ये गैर कानूनी थी तो ये रिहाइश पजीर यहाँ पर लोग कैसे हो गए, कैसे आबाद हो गई? कौन बताने वाला है? कौन पूछने वाला है? कहाँ है ऐसी हुकूमत? आप लोग बातें बहुत करते हैं, सवाल ना करो हमसे कोई। तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम सवाल करो। अगर उम्र नहीं है तो फिर कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा आपसे? आइडियल हालात नहीं है इस मुल्क के। हर शहर की शहरी हुकूमत भी, गवर्नमेंट भी, वफाकी हुकूमत भी, सब जिम्मेदार हैं इन तमाम तना अहलियों के। इस बिल्डिंग के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, और जहां ये बिल्डिंग गिरी है वहीं से मेरे साथ डिप्टी ब्यूरो हेड शुएब बर्नी मौजूद हैं। पहले उनकी जानिब में आपको लिए चलती हूँ। शुएब, बहुत अफसोसनाक वाक़या, अब तक क्या सूरत हाल है रेस्क्यू की? कितने लोगों को निकाला गया और कितने लोग यहाँ पर दबे हुए हैं? क्या सूरत हाल बताएंगे? जी सुमैया, एक मरतबा दोबारा से कराची में एक और रिहायशी इमारत गिरने का वाक़या पेश आया। इस वक्त मैं उसी इमारत के बिल्कुल मलबे तले ही खड़ा हूँ जहाँ पर ये कोरंगी के इलाके में अल्लाह वाला टाउन में ये इमारत गिरने का आज वाक़या पेश आया। बताया ये जाता है कि ये 4 मंजिला रिहायशी इमारत तामीर की गई थी, जो कि कोई बहुत ज़्यादा पहले कायम नहीं हुई या कोई बहुत पुरानी इमारत नहीं है। अच्छा। ये नई हालिया तामीर होने वाली इमारत थी जो चंद सालों कबल तामीर हुई थी। इसमें जो रिहाइश थी उसमें 4 मंजिलों पे, हर मंजिल पे 2-2 पोर्शंस थे। अच्छा। कुल 8 रिहायशी अपार्टमेंट्स और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बताई जाती हैं। इनमें बाज़ फैमिलीज़ जो थीं ये इमारत खाली कर चुकी थी, लेकिन बाज़ फैमिलीज़ जो थीं इस इमारत में रिहाइश पजीर थीं। अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक यहाँ से एक नौजवान की लाश, जो 15 साला बच्चा है, उसकी लाश को निकाला गया है और 7 ज़ख्मियों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मज़ीद यहाँ पे मलबे तले लोगों के दबे होने का ख़दशा है और इस वक्त यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लेकिन ये इलाका एक इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है, कच्ची गलियाँ हैं और वहाँ पे ये 5-5 मंजिल के पोर्शंस कायम हो गए हैं, जो आजकल कराची में 80 गज़ या 120 गज़ या 200 गज़ पे तो एक प्लॉट मकान की जगह पोर्शन कायम होते हैं। अब जब ये पोर्शन कायम हो गए हैं तो आज ये हादसा
तो यहाँ तक मशीनरी पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ हमारे बोल्ड टीवी के ब्यूरो चीफ शाहिद जतोई साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने अब से कुछ देर कबल एडमिनिस्ट्रेटर बात करी है, डीसी कोरंगी से बात करी है। उनसे मैं जानता हूँ कि हुकूमत अब क्या इकदाम उठा रही है। शाहिद जतोई साहब, आपकी डीसी कोरंगी से बात हुई, एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बात हुई, ये इमारत तो गिर गई लेकिन यहाँ तमाम लॉस की खिलाफ वर्जी हम देख रहे हैं कि चाइना कटिंग हुई, प्ले ग्राउंड की जगह पे इमारत बनाई गई। अब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? उनका कहना ये है, एडमिनिस्ट्रेटर का कहना ये है कि हम तमाम ज़रूरी कार्रवाइयाँ करेंगे। फ़िलहाल हम रेस्क्यू रिलीफ में मसरूफ़ हैं और अभी डीसी साहब का भी यहाँ मौजूद हैं, शारिक अपना शहरियार मेमन साहब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये मलबा हटाने का काम जो है रोक दिया गया था। उसकी वजह यह है कि इमारत के नीचे से, मलबे के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही थी लोगों की। यहाँ इक्विपमेंट लगा के, आलात लगा के चेक किया गया कि वो लोग जो आवाज़ें दे रहे हैं कहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर के लिए मलबा हटाने का ऑपरेशन रोका गया था, अभी दोबारा ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि वो लोग कहाँ मौजूद हैं और उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये इमारत जो थी वो 240 गज़ थी और एक एमिनिटी प्लाट पे तामीर की गई थी। ये एमिनिटी प्लाट नक्शे में मौजूद था। 22,556 स्क्वायर यार्ड का, 22,556 मुरब्बा गज़ का ये प्लाट था, जहाँ प्ले ग्राउंड और पार्क था। SBCA वालों का कहना ये है कि उनसे इस इमारत का नक्शा मंजूर नहीं कराया गया। ये प्लाट KDA के कंट्रोल में था। 2010 में इस प्लाट पे चाइना कटिंग करके ये इमारतें तामीर की गईं। ये जो आप देख रहे हैं इस पट्टी में सारी इमारतें ये चाइना कटिंग की हैं और उसी एमिनिटी प्लाट पे तामीर की गई हैं। इनका ना तो नक्शा पास किया गया है और ना कहीं से अप्रूवल ली गई है। इस इमारत का जो मालिक है इमरान, इसी मोहल्ले में रहता है। अभी पुलिस वाले बता रहे थे कि उसकी जी शाहिद साहब साथ ही हैं हमारे और शुएब बंडी भी डिटेल्स दे रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि इसके साथ जो इमारतें हैं उनको भी मखदूश करार दे दिया गया है। ये एक इमारत गिरी है और साथ जो इमारतें हैं वो भी ज़ाहिर ख़तरे से बाहर नहीं हैं। लेकिन अस्पताल में क्या सूरत हाल है जहाँ पर ज़ख्मियों को लाया गया है? हमारे नुमाइंदे फयाज़ बुखारी हमारे साथ हैं, तो उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। फयाज़, कितने ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं और उनकी हालत क्या बताई जाती है? जी बिल्कुल, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और जिला अस्पताल के कोरंगी से करीबी अस्पताल कराची का बेहतरीन अस्पतालों में से एक है और इसमें जो है वो अब तक 7 अफराद जो कि ज़ख्मी थे उन्हें यहाँ पर लाया जा चुका है और एक जो है वो 15 साला वकास है जो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए एथी एम्बुलेंस के अंदर ही जाँ बहक हो गया था, जिसकी शनाख्त जो है वो वकास के नाम से हुई है। 15 साला नौजवान है लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जबकि अगर ज़ख्मियों की बात की जाए, 7 अफराद जिनको ज़ख्मी हालत में यहाँ जिना अस्पताल लाया गया था उनकी हालत अब कुछ बेहतर बताई जा रही है, जिनमें से 2 हैं वो बेहतर हो चुके हैं, उन्हें घर के लिए वापस भेज दिया गया है। अच्छा। जबकि 5 की हालत कुछ हद तक नाजुक बताई जा रही है, जिसमें एक जो है वो 45 साला अयूब हैं जो कि मर्द हैं। इसके अलावा 3 खवातीन हैं जिसमें 40 साल की नाजिश, 40 साल की जो है वो निशा और जबकि 20 साल की किरण भी इसमें शामिल है। जबकि एक और जो शख्स है उसे भी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर लाया गया है जो कि नन्ही गुड़िया है, उसकी उम्र भी 15 साल बताई जा रही है, रानी, और वो भी इसमें जो है वो ज़ख्मी हुई है। जबकि अब तक आने की तादाद जो है वो 7 बताई जा चुकी है। जबकि मुतादिद ऐसे लोग हैं जो अभी भी 4 मंजिला इमारत में जो है वो अभी धंसे हुए हैं, फंस गए हैं और वहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है और थोड़ी देर बाद जो है वो मज़ीद कुछ लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा तो एम्बुलेंस के ज़रिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। और अफसोसनाक वाक़या है, तमाम ही लोग करप्ट नज़र आ रहे हैं। KMC की बात की जाए, DMC की बात की जाए, SBCA हो या HBFC हो, तमाम लोग लोन देते वक्त और करप्ट के तौर पर लाइसेंस देने वक्त और इजाज़तनामे देते वक्त दस्तखत करते हैं चंद पैसों की खातिर, लेकिन ये नहीं सोचते कि चंद ऐसी जानें भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसका कोई हमेशा की तरह कराची को कोई ओन नहीं करता और सब अपनी चंद रोज़ बाद ये सब भूल जाएंगे, तमाम जिम्मेदारियां अपने ऊपर से हटा ली जाएंगी और कोई भी सज़ावार नहीं ठहरेगा। कुछ कानून की गफलत कहा जाए या कुछ हमारे अहलकारों की गफलत कि वो इस वक्त मौके पर तो पहुंच जाते लेकिन किसी को भी सज़ा होती हम देखते नहीं है। गुज़िश्ता कई महीनों में, कई सालों में इस तरह के मुतादिद ऐसे वाक़यात हुए हैं, आए रोज़ कोई ना कोई अड़ जाती है और हम इसी
जिना अस्पताल में रिपोर्ट करते नजर आते हैं, कभी सिविल अस्पताल में रिपोर्ट करते नजर आते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज 7 जख्मी आए हैं, मजीद ऐसे लोग जो हैं वो अभी जख्मी आने बिल्कुल ऐसे ही है। फयाज साथ रहिएगा, आप ज़ाहिर जख्मियों की कंडीशन के हवाले से बता रहे हैं कि 7 जख्मी अब तक लाए गए हैं और एक यहाँ पर डेड बॉडी लाई गई है जो कि एक 15 साल बच्चे वखास की है। मैं दोबारा जाए हादसा की जानिब जाऊँगी। शुएब, आप तकरीबन जब से वाक़या हुआ 2.5 घंटे शायद हो गए अब तक इस वाक़े को रोनुमा हुए, कोई हुकूमती नुमाइंदा आया यहाँ पर देखने के लिए कि कैसे हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हो रहा है? कहीं कोई नज़र आया सिंध हुकूमत से आपको? जी सुमैया, इस वक्त मैं इसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे रेस्क्यू का काम हो रहा है। इस वक्त मैं आपको बराह रास्त मनाज़िर आप देख सकते हैं। यहाँ पे मशीनरी वगैरह मौजूद है, लेकिन मलबे का ढेर बहुत ज़्यादा है। मैं अपने कैमरामैन सुहेल खान से कहूँगा कि वो आपको उस जानिब दिखाएँ जहाँ पे ये इमारत के ऊपर इस वक्त रेस्क्यू के लोग खड़े हुए हैं। वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की इंजीनियरिंग कोर के लोग हैं, इसके अलावा दीगर महकमों के लोग हैं और वहाँ पे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी मलबे में कितना ज़्यादा मलबा है, यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो हैवी बिल्डोज़र और मशीनरी चल रही है, इसकी वजह से जो मलबा है उसको उठाया जा रहा है, साइड में किया जा रहा है। लेकिन अब से कुछ देर कबल मेरी एक ऐसे यहाँ पे यानी शाहिद से बात हुई है जो ये कहते हैं कि इस मलबे तले मज़ीद एक फैमिली उनको नज़र आ रही है और वो दबी हुई है। उनको निकालने के लिए यहाँ पे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं हैवी मशीनरी की मदद से मतलब काम किया जा रहा है। और ये जो 7 वाली इमारत है सुमैया, ये मखदूश हो चुकी है, इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, ये टूट चुकी है और ये इमारत भी खुदा न खास्ता किसी भी वक्त गिर सकती है। इस वक्त आप इस जगह पे देख सकते हैं कि ये जो मलबा है, क्योंकि ये इमारत जब गिरी है तो एक के ऊपर एक मंजिल आई है, तो बिल्कुल सैंडविच जैसी सिचुएशन हुई है कि एक के ऊपर एक फ्लोर आ गया और उसके मलबे तले लोग दब गए। अब इस जो दबे हुए मलबा है इसको उठाने में खासा वक्त लगेगा। ये जो गलियां हैं ये बहुत गलियां हैं, यहाँ पर तंग गलियां होने की वजह से मशीनरी एम्बुलेंसेस वगैरह पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब यहाँ मशीनरी भी मौजूद है, एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं और हुकूमती शख्सियात की जानिब से हमने देखा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शलमानी हमें दिखे, वो हमें यहाँ पे मौजूद दिखे। इसके अलावा जो यहाँ के DC जो यहाँ के जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जो मौजूदा हैं वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दिए। इसके साथ साथ हमने देखा यहाँ रेंजर्स पुलिस, पाकिस्तान आर्मी मौजूद है, ईदी छिपा के रज़ाकार मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो फलाही तंजीमें हैं जैसे अल खिदमत है या दीगर जो जमातें हैं वो उनके रज़ाकार यहाँ मौजूद हैं। वो पानी वगैरह दे रहे हैं, झाड़ियाँ उठा रहे हैं, मलबा उठा रहे हैं, बिखरी हुई चीज़ें उठा रहे हैं। मतलब वो अपने तौर पर जो काम कर सकते हैं, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पर जो काम कर सकते हैं वो हैं। इस वक्त आपको मैं उसी मलबे पर समझने में यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ जो मलबा गिरा है इसके नीचे मोटरसाइकिलें दबी हैं, लोगों की गाड़ियाँ दबी, क्योंकि नीचे दुकानें थीं। इस 4 मंजिला इमारत में 8 फ्लैट्स बताए जाते हैं या पोर्शन आप उनको कह लें, वो तामीर थे। आप इस जानिब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये बिल्डोजर जो इस वक्त चल रहा है, बल्दिया अभी थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, तो ये जो रेस्क्यू का अमल है ये तो थोड़ा लंबा लग रहा है। तो अंधेरे होने के बाद किस तरीके से यहाँ पर आगे रेस्क्यू का अमल चलाया जाएगा और रेस्क्यू इदारे क्या कह रहे हैं, कब तक जो अंदर दबे हुए लोग हैं उनको निकाल लिया जाएगा? जी सुमैया, आपने बिल्कुल सही निशानदेही करी। अभी तो यहाँ सूरज है, आपको मेरा कब में दिख रहा होगा और हम इस वक्त अगेंस्ट सनलाइट भी खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे मीडिया को जिस जगह फ़राइज़ निभाने की जगह दी गई है रेंजर्स की जानिब से, हम उस लोकेशन से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जब अंधेरा हो जाएगा उसके लिए यहाँ क्या इंतजाम किए गए, अमली इंतजाम अभी तक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सिचुएशन यही है कि इस इलाके में सिर्फ नहीं, मैं इस जगह खड़ा हूँ तो यहाँ अतराफ में जितनी इमारतें हैं उन बिल्कुल बाकी इमारतों को भी मखदूश करार दिया गया है। शुएब मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ मौजूद हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन डायरेक्टर अली मेहदी साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, पहले भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी, आपने कहा था कि अभी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? यहाँ पर ये जो इमारत जो आज गिरी है ये गैर कानूनी थी, तो ये कैसे तामीर हुई और क्या इसको खाली कराने के लिए कोई इकदाम आप लोगों ने किए थे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं आपको आधे घंटे अब शाम तक बताता हूँ। ये प्लॉट पे ये प्लॉट SP12 ये प्लॉट नंबर है, 4.5 एकड़ का प्लॉट है। अच्छा। इसके अंदर चाइना कटिंग हुई है। आपको पता है कराची में मशहूर ज़माना प्लॉट कब्जा ग्रुप था जिसका नाम चाइना कटिंग था। उन्होंने चाइना कटिंग करके गैर कानूनी तामीरात की हैं। ये गैर कानूनी तामीरात जो है कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के में नहीं आती है। ये एंटी एनक्रोचमेंट सेल और एक्शन
केडीए के उसमें आती है, अच्छा जम्र में आती है। अच्छा। उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था। हमारे अभी रेस्क्यू हमारे पहुंच गए, गवर्नमेंट की रेस्क्यू टीमें यहाँ पे काम कर रही हैं। अली साहब, लेकिन दीगर इमारतें भी यहाँ पर कायम हैं और उनके बारे में भी यही तमाम किया जा दीगर रहा है। इमारतें जो अभी इसकी निशानदेही हो गई है, इंशाल्लाह इसकी अभी हम जाके और इसकी मजीद इंस्पेक्शन करवा रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। इंस्पेक्शन कराने के बाद हम इनके ऊपर जो है तमाम इमारतों को। क्या इससे पहले कोई इंस्पेक्शन हुआ था अली साहब? आज इस बिल्डिंग गिरने के वाकये से पहले रिपोर्ट नहीं आई थी। रिपोर्ट नहीं आई थी। क्या कोई रूटीन इंस्पेक्शन होते हैं? कराची में तो बहुत इमारतें गिर चुकी हैं, एक साल में 4 वाकयात हुए हैं। जी नहीं, एक साल में 3 इमारतें गिरी हैं, जिसके अंदर एक जो इमारतें हमें रिपोर्ट नहीं होती है उन पे यही होता है, जो इमारतें रिपोर्ट होती है इसके बाद जितनी इमारतें रिपोर्ट होती हैं हम उनको खुद ही डिमोलिश कर देते हैं। अली साहब, यकीनन आप तो अभी कुछ अरसे पहले ही होंगे, ज़ाहिर इससे पहले ही तो बहुत पहले के वाकयात हैं जब ये बिल्डिंग्स बनी 2010 में और सारी चाइना कटिंग हुई। लेकिन जब आप लोग आए और आप लोगों ने चीजें देखी, यकीनन आपके इल्म में होंगी, तो फिर क्या कार्रवाई की है? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की SOPs हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जो लेआउट पास होते हैं उसमें हम एक्शन लेते हैं, और ये बगैर लेआउट के कब्जा ग्रुप ने इस पर कब्जा करके तामीरात की थी। अच्छा अच्छा अली साहब, क्योंकि मैं भी कराची की रिहाइश हूँ, मुझे इल्म है अगर कोई गैर कानूनी क्या कानूनी तामीरात भी होती हैं तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नुमाइंदे वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछ रहे होते हैं। रेत और बजरी गिरती है और वहाँ मौजूद होते हैं, तो ये कैसे तामीर हो जाती है? आप सही फरमा रही हैं। कराची के अंदर जहाँ तामीरात होती है हम वहाँ जाते हैं, मगर में वो तामीरात जहाँ पे गेट जहाँ के बिल्डिंग के नक्शे यानी कि लेआउट पास होते हैं उन पर प्लॉटों पर हम एक्शन करते हैं। ये तमाम जो है चाइना कटिंग है और इस पे कब्जा ग्रुप ने कब्जा करके बनाया है। चले, कब्जा तो जरूर हुआ है। ये काम एंटी इंक्रोचमेंट सेल का है। अच्छा चलें, ये आपने अपनी जिम्मेदारी तो हटा दी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यकीनन जो हमारी जिम्मेदारी होगी हम उसको ऑन करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी हम उसको ऑन नहीं करेंगे। लेकिन अली साहब, अभी आपने कहा कि हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। करा रहे हैं कि अब लोगों की जान और माल का खतरा है, तो सिर्फ इंस्पेक्शन हो रहे हैं, खाली भी करवा रहे हैं इमारतों को? जी खाली भी करवाएंगे और इंस्पेक्शन भी करेंगे और तमाम को जो है डिमोलिश भी करेंगे। नहीं तो ये कब होगा काम, कितना टाइम लगेगा? जी अभी तो वहाँ से मलबा हटे उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं। हमारे लोग पहुँच गए हैं। अली साहब, अगर इस दौरान कोई और बिल्डिंग भी गिर जाती है, अल्लाह ना करे। इस तरह तो आप अगर मैं चाहती हैं कि मैं सारे लोगों को वो फौरी तौर पे अमल कर दूं तो उसमें कुछ टाइम लगता है, 2-4 घंटे लगते हैं। इंशाल्लाह उसको शाम तक जो हम कोशिश करेंगे कि इन बिल्डिंगों को जो उसमें मखदूर ज्यादा है उनको खाली कराएं, बाकियों को ऐसे ऐसे खाली कराते जाएंगे सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर। अच्छा अली साहब, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं पूरे कराची में, आप लोग इंस्पेक्शन कराते हैं पूरे कराची में जितनी भी मखदूश इमारतें हैं, खाली कराने का भी कहते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई फॉलो अप लेते हैं आप लोग? हमारे पास 450 इमारतें जो हैं वो तकरीबन जो है वो डेंजरस करार दी गई हैं। वो डेंजरस बिल्डिंग है। हाँ। उनको हमने खाली कराने, बहुत सी बिल्डिंग हैं जिसमें हमने अभी खाली कराने के बाद उसमें डिमोलिशन एक्शन लिया है, उनको तोड़ा है हमने अपने ओन खर्चे पे। ठीक है, अब मसला ये है कि हम पूरे कराची में इस तरह की जो पुरानी जो बिल्डिंग है, ये जिस तरह की बिल्डिंगें बनी हुई जिनको हम कहते हैं थंब रूल पे, इसमें कोई इंजीनियरिंग पॉइंट से इसको नहीं किया गया। आप कोई मिस्त्री एक बिल्डिंग बनाएगा या कोई एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाएगा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये जरा मुझे समझा देंगे अली साहब, ये नक्शा पास नहीं होता सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से? और देखिए मसला ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उन जगह पे जहाँ पे नक्शा पास करता है उन्हीं के खिलाफ एक्शन कर सकता है। जहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नक्शा पास नहीं करता है वहाँ पे दीगर इदारे भी हैं जो आप लोगों को शायद पता नहीं है, वो कहलाते हैं एंटी इंक्रोचमेंट सेल। बिल्कुल हमें मालूम है, मैं तो आपसे सिर्फ आपके मुतालिक सवाल कर रही हूं। के एक्शन होते हैं केडीए केएमसी के, वो होते हैं, वो उनके खिलाफ उनको एक्शन लेना होता है और वो एक्शन नहीं लेते हैं, इस वजह से ये बिल्डिंगें इतनी तामीर हुई हैं। अच्छा अली साहब, आप क्या समझते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी कई बार जिम्मेदार करार दिया गया जब दीगर बिल्डिंग्स गिरी, तो आपको नहीं लगता कि आपके इदारे में भी कुछ इस तरह के लोग होंगे? कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान या मुलाजमीन की जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों को शायद नहीं होता। ये जो तमाम तामीरात होती हैं इसके लिए हम अपने लाइसेंस आर्किटेक्ट और इंजीनियर को लाइसेंस देते हैं। लाइसेंसी जो होता है वो हमारे बिहाफ पे इंस्पेक्शन करता है, रिपोर्ट देता है। ठीक है, अगर वो रिपोर्ट नहीं दे रहा और कोई बिल्डिंग बन रही है तो हम लोग गाय बगाए जाके वहाँ चेक करते हैं। अगर कोई इस तरह की चीजें निकलती हैं तो हम उसको फौरी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये गैर कानूनी हो रहा है, अंदाजा नहीं आप लोग रोकते हैं इस चीज को? जी रोकते नहीं है, उसको खत्म निस्तनाबूद भी कर देते हैं। अच्छा, डिमोलिश करते हैं, बनने नहीं देते? पता नहीं है
या आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कम है, लाजमी बात है आपके पास इंफॉर्मेशन मुझसे ज्यादा अली साहब इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं ये केडीए के अंडर आती है, इंक्रोचमेंट के अंडर आती है। कराची में तो बहुत सारी चीजें हैं ना, हर शख्स कहते हैं गली मेरे अंडर नहीं आती और ये ब्रिज मेरे अंडर नहीं आता। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से सवाल कर तो आप कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। देखें, जो SOPs गवर्नमेंट की जो हमें असाइन हुई होती हैं, हम उसके मुताबिक काम करते हैं। अच्छा, ठीक है ना। आप लोग जो समझते हैं कि कहीं तामीरात हो रही है, तो वो अगर एक पार्क के अंदर तामीरात हो रही है तो डायरेक्टर पार्क जो है उसका जिम्मेदार है। अच्छा, हम नहीं जिम्मेदार है। देखिए, पूरे कराची में सब पार्क में और दूसरी जगहों में जो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो बहुत सारे दूसरे महकमे हैं सही, जहाँ जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने नहीं की। बिल्कुल सही। अली मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और अली मेहदी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर हैं SBCA के, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी। उनका ये कहना है कि ये हमारे अंडर नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जिम्मेदार नहीं है, ये एंटी इंक्रोचमेंट सेल है, वो लोग काम ही नहीं करते। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना पूरा काम करेगी। इस ब्रेक के बाद मजीद भी बात करेंगे, और बात करेंगे उस खातून की जिसके साथ मोटरवे पर ज्यादती की गई। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ प्रोग्राम में जिक्र करेंगे उस अफसोसनाक वाक़े का जो कि सियालकोट लाहौर मोटरवे पर पेश आया, जहाँ पर एक खातून मोटरवे पर सफ़र कर रही थी रात के वक्त 2 बच्चों के साथ। जब उनका पेट्रोल ख़त्म हुआ तो वहाँ पर कुछ डाकुओं ने, कुछ वहशी दरिंदों ने हमला किया और उनको ज़्यादती का निशाना बनाया। इस वाक़े का जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, वज़ीर आज़म ने नोटिस भी ले लिया है, और IG से भी ये कहा है, IG जो कि नाम गनी अभी नए IG आए हैं, कि फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन बात यह है और सवाल ये है कि कब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे और कोई सद्देबाब नहीं होगा। इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, पहले आप वो देखिए। वापस आते अपने मौजू पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं ज़िया अहमद अवान साहब हैं, इंसानी हुकूक के वकील हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़िया साहब। ये वाक़यात कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहे, लेकिन हो क्यों रहे हैं? सवाल ये है, जब ज़ैनब वाला वाक़या हुआ, फांसी दी गई मुजरिम को, उसके बाद ज़ैनब एक्ट बिल आया जिसमें सज़ाए मौत नहीं थी, फिर एक ऐप भी तैयार की गई, सारी चीज़ें सामने होती हैं, उसके बावजूद ये वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो, बलूचिस्तान, कहीं महफूज नहीं है औरत। इवन औरत तो कब्र में भी महफूज नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में करना चाहिए? रियासत की क्या जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी की रियासत अदा नहीं कर पा रही है? देखिए, रियासत की बुनियादी लोगों का अगर ज़िया साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। मैं आपकी आवाज़ का इशू ठीक करवाती हूँ। आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून के हवाले से भी आपसे बात करनी है। कानून सख्त होगा तो ऐसे वाक़यात रुक सकेंगे। बच्ची इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा की जानिब जाती हूँ, जब तक ये आवाज़ का मसला हल करवाएं। मुर्तज़ा, पंजाब जहाँ पर अभी 2 साल में 5 IGs चेंज हुए, हमने उस दिन भी यही बात की थी कि अमन अमान का मसला तो वहीं का वहीं है। ना ही बच्चे महफूज हैं, ना ही औरतें महफूज हैं, ना लोगों का माल महफूज है। तो ये जो मोटरवे, जिसको सबसे सेफ मोटरवे समझा जाता है, उसके इंतजामात इतने नाक़िस हैं कि एक औरत अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती। और CCPO कहते हैं कि वो क्यों ट्रैवल कर रही थी अकेले? सुनिए, बहुत शुक्रिया। एक तो इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला ये वाक़या है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और इस तरह की बातें करने से, जिस तरह की अभी लाहौर पंजाब पुलिस की जानिब से बातें आ रही हैं, ऐसी बातें करने से कोई, हम ये नहीं कह सकते कि हम बतौर रियासत, बतौर सिक्योरिटी इदारा हम अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो गए हैं। खुदा की कसम के इंसान अपने आप को इंसान नहीं समझ पा रहा है इस वक्त ऐसे वाक़यात से, कि जिसके इर्द गिर्द ये हालत हो कि ना वहाँ पे बच्ची महफूज है, ना बच्चे महफूज हैं, ना औरत महफूज है, ना ट्रांसजेंडर महफूज है। कौन है ऐसा शख्स जो इस मुआशरे में महफूज है? और कराची का वाक़या देख लें, अभी ये 2-4 दिन पहले की बात है, मरवा का केस था। अभी आप पंजाब में सूरत हाल को देख लें, और इसके साथ गुज़िश्ता हफ्ते पेशावर की देख लें, आपको हर जगह पे यही सूरत हाल नज़र आती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंगल का कानून बन गया है,
किसी को कोई डर नहीं है कि कोई पुलिस होगी, कोई सिक्योरिटी अदारा होगा, कोई इनको पकड़ सकता है, कोई अदालत होगी, इनको कोई कैफरे किरदार तक पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है जैसे तमाम लोग अपने ही कानून को खुद इस तरह से समझ रहे हैं कि हम ही कानून। सही कह रहे हैं आप मुर्तजा, ये जंगल कानून ही लगता है कि एक सड़क पे भी इज्जत महफूज नहीं है, ना घरों में महफूज है, ना सड़कों पर महफूज है, ना गलियों में महफूज है, ना बच्चियों की, ना बच्चों की, ना औरतों की, ना ट्रांसजेंडर्स की। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ज़िया साहब कनेक्ट हो गए हैं। ज़िया साहब, कानून को कितना सख्त होना चाहिए? फिर जो मुतासिरीन जहाँ ज़ाहिर है उनका गम तो बहुत बड़ा है, वो तो कहते हैं सरेआम लटका हो फांसी पर, लेकिन क्या यही एक हल है हमारे पास कि हम सरेआम फांसी पर लटका दें? फिर जो ज़ैनब एक्ट बिल आया था उसमें तो ये सज़ा थी नहीं कि जो मुजरिम होगा उसको सज़ाए मौत दी जाएगी, बल्कि उसमें सज़ा जो रखी गई थी वो उम्र कैद की रखी गई थी। तो अगर सज़ाएं ही इतनी ताकतवर नहीं होंगी और सज़ाएं ही ऐसी नहीं होंगी तो कैसे हम रोकेंगे लोगों को ऐसे घिनौने अमल करते हुए? ये बहुत बड़ा सवाल है। ज़िया साहब से रब्ता करते हैं और दोबारा से उन तक ये सवाल पहुँचाते हैं। मुर्तज़ा, वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट भी तलब कर ली और यकीनन अब कमेटी भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसे वाक़यात को रोकथाम करने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स जिनकी इंतहाई सख्त ज़रूरत है, मोटरवे पुलिस जिसको मदद के लिए खातून तलब करती हैं वो आगे से ये कह देते हैं कि जी हम नहीं कर सकते आपकी मदद क्योंकि हमारे अंडर ही नहीं आती है मोटरवे। तो ऐसे निज़ाम पर फिर उस्मान बुज़दार साहब क्या कहेंगे? कोई भी हो, उस्मान बुज़दार साहब हों या उससे पहले शहबाज शरीफ थे या कोई और जो हैं वो वज़ीर आला हों, कोई कुछ नहीं कर सकता। यकीन माने पार्लियामेंट का काम है कि वो CRPC को तब्दील करे। वो पुलिस की जो ड्यूटीज़ हैं, आप जानती हैं कि पुलिस का जो SHO है उसके पास लामहदूद इख्तियारात हैं और वो 24 घंटे ड्यूटी पे होता है। क्या कोई शख्स 24/7 ड्यूटी पे हो सकता है? क्या वो पूरा महीना, पूरा साल वो ड्यूटी पे रह सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से जो बाकी लोग हैं, जो फोर्सेस में बाकी लोग हैं, उनकी ड्यूटीज भी ऐसी उनकी ड्यूटीज भी ऐड करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू मुर्तज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।